नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस टीम के सामने आते ही बीजेपी की संगठनात्मक राजनीतिक जो शक्ति है उसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। नई टीम में कई बड़े चेहरे, अनुभवी चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर भी चर्चा हो रही है। उनको भी टीम में जगह दी गई है। और ऐसे में सबसे पहले बात वसुंधरा राजे की जाए तो राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखने वाली वसुंधरा राजे की राष्ट्रीय संगठन में वापसी हो गई है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद काफी बड़ा है और राजस्थान में उनका लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव रहा है। अब राष्ट्रीय संगठन में उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह उपयोगी साबित होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सभी की नजर भी रहेगी। दूसरा बड़ा नाम है राम माधव का। जी हां, राम माधव को भारतीय जनता पार्टी संगठन में वापसी उनकी हो गई है और उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन और रणनीति के स्तर पर काम करने वाले राम माधव लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी को संगठन में अनुभवी नेतृत्व को मजबूती देने के लिए और मजबूत करने के कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। बात स्मृति ईरानी की जाए तो उन्हें नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी बीजेपी की तेज तर्रार और चर्चित नेताओं में रही हैं। केंद्र अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार में वह मंत्री रहने के अलावा पार्टी संगठन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। लंबे अरसे से यह माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी की क्या संगठन में एक बार फिर से वापसी होगी और वो पल आ भी गया। अब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिली है। इसका मतलब यह है कि पार्टी उन्हें फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाहती है। नई टीम में आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ओडिशा के वैजयंत जय पांडा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नई टीम में कई अन्य नेताओं को भी संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी नेताओं के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश भी की गई है। अब इस पूरी टीम का राजनीतिक मतलब समझना बहुत जरूरी भी है। बीजेपी ने एक तरफ ऐसे नेताओं को जगह दी है जिनका लंबा राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव है, तो दूसरी तरफ उन चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की राजनीति में पहले से सक्रिय रहे हैं। यानी नितिन नवीन की टीम में अगर बात की जाए तो लगातार देखिए इस टीम को लेकर अब चर्चा हो रही है। नितिन नवीन की टीम में अनुभव, संगठनात्मक क्षमता दोनों को महत्व दिया गया है। खास बात यह भी है कि नई टीम के जरिए अलग अलग राज्यों और राजनीतिक क्षेत्रों को यहां उनके प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दे रही है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के लिए, जी हां, आपको बता दें कि ये लिस्ट भी है और आप इसमें देख सकते हैं किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। किसको क्या क्या पद भार सौंपा गया, उसमें ये नाम शामिल हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के लिए राष्ट्रीय संगठन तैयार करते समय केवल बड़े नामों को शामिल करना ही पर्याप्त नहीं होता है। पार्टी को राज्यों के बीच में संतुलन, सामाजिक समीकरण, संगठन का अनुभव और चुनावी रणनीति, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। नई टीम में कई राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी मिलना इसी दिशा में देखा जा रहा है और देखा जा भी सकता है। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यह कि नितिन नवीन की नई टीम आने वाले समय में बीजेपी को राजनीति की किस दिशा में लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस दिशा में जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की भी चुनौती है। नई टीम के सदस्य केवल पद संभालने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें संगठन विस्तार, राज्यों के नेताओं के साथ समन्वय और चुनावी रणनीति में भूमिका निभानी होगी। वसुंधरा राजे की वापसी राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही राम माधव दवे की वापसी संगठन और रणनीतिक अनुभव के लिहाज से चर्चा में है, जबकि स्मृति ईरानी को
महामंत्री बनाना राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रिय भूमिका की ओर संकेत करता है। हालांकि इन नियुक्तियों के राजनीतिक प्रभाव का सही अंदाजा आने वाले समय में पार्टी की फैसलों और चुनावी गतिविधियों से लगेगा। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम में कई बड़े चेहरों की वापसी और प्रमोशन ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नई हलचल पैदा कर दी है। वसुंधरा राजे और राम माधव की उपाध्यक्ष के तौर पर वापसी और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी, ये तीनों फैसले इस नई टीम की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खियां हैं। अब देखना यह होगा कि नई टीम जमीन पर कितना असर दिखाती है और बीजेपी के संगठन को आने वाले चुनावों के लिए किस तरह तैयार करती है। इस पर सभी की नजरें हैं। जी हां, तो ये बड़ी खबर, ये महत्वपूर्ण खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम तैयार हो गई और उन्होंने इस दरमियान अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्षेत्रीय नेताओं को संगठनात्मक स्तर पर दी गई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दी गई हैं। अब वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी इस टीम को, अपनी पार्टी को बूथ लेवल तक कैसे मजबूत करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा जो सुर्खियां रही हैं वो स्मृति ईरानी को, राम माधव को लेकर और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया एक वो नाम, एक बड़ा नाम, और संगठन में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई कब टीम तैयार होगी। ये टीम तैयार हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को दी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव बनी है। कैसे देख रहे हैं इस टीम को सर? सर अनम्यूट कर लीजिए जरा। लगता है आवाज़ अभी दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या है शायद, वो जल्दी ही उसको ठीक कराएंगे। मैं आऊँगा, लौटूंगा आपके पास विश्वनाथ मिश्रा जी, लेकिन एक बार फिर हमें अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बड़ी टीम का ऐलान कर दिया है और इस बड़ी टीम के ऐलान के साथ ही अब राष्ट्रीय स्तर पर नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो चुकी है। उनके सिपहसालार, उनके रणबांकुरे तैयार हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और इस टीम के सामने आते ही बीजेपी की संगठनात्मक राजनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नई टीम में कई बड़े चेहरे, अनुभवी चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री राम माधव दवे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर भी है। हालांकि राज्यों की अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में भी क्षेत्रीय नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए राजस्थान की राजनीति में लंबा अनुभव, लंबे समय तक उनका प्रभाव रहा है। वो राष्ट्रीय संगठन में अब उनकी वापसी हुई है, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा है और राजस्थान में उनका लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव रहा है। अब राष्ट्रीय संगठन में उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह उपयोगी साबित होगी, इस पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि अब वह देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए काम करेंगी। दूसरा बड़ा नाम है राम माधव दवे का। जी हाँ, राम माधव, भारतीय जनता पार्टी संगठन में वापसी उनकी हुई है, उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन और रणनीति के स्तर पर राम माधव दवे लंबे समय तक बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में रहे हैं। ऐसे में उनकी वापसी को संगठन में अनुभवी नेतृत्व को मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम माना जा सकता है, ये बड़े तौर पर इसे देखा जा सकता है। बात स्मृति ईरानी की जाए तो उन्हें भी नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी बीजेपी की तेज तर्रार और चर्चित नेताओं में रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहने के अलावा पार्टी संगठन में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। अब उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर
यहां देखा जाएगा। उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका निभानी है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी यहां दी गई है। इसका मतलब ही साफ है कि पार्टी उन्हें फिर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाह रही थी और हुआ भी वही। 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन की नई टीम, विनोद तावड़े, सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। और देखिए, अब नई टीम के ऐलान के बाद नितिन नवीन का भी बयान सामने आ गया है। नितिन नवीन ने नई टीम के सदस्यों को बधाई दी है, सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी है। और देखिए, हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, और आदित्य शेष भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विश्वनाथ मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ तकनीकी समस्या है सर, अभी आवाज नहीं आ रही। आदित्य जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपको मेरा सुनाई दे रहा है? आदित्य शेष जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी नई टीम को, इस राष्ट्रीय स्तर पर ये जो नई भारतीय जनता पार्टी की टीम, इसमें कई अनुभवी चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, युवा शक्ति को, नारी को, यहां जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा इस नई टीम में तो देखने को मिला कि महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी, तो ये जो भी आज इन्होंने घोषणा कर दिया है, बिल्कुल जो अपेक्षित था उसी दिशा से ये जा रहा है। ये अपेक्षित था कि अगले जनरेशन, अगले पीढ़ी के नेताओं को चुना जाए, वो साबित हो गया है। ये अपेक्षित था कि जो पुराने नेता है उनका मार्गदर्शन और उनका ज्ञान और उनका जो मेंटरशिप पाया जाए, वो भी हो गया है। ये अपेक्षित था कि महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनाए, उनको प्रतिनिधित्व दे, क्योंकि बीजेपी जो है महिलाओं का आरक्षण, मतलब संसद में आरक्षण की तो बहुत बात करती है। तो जो उन्होंने बाहर वालों के लिए कहा वही उन्होंने अंदर वालों के लिए किया। एक दूसरा, मुझे ये सब देखते हुए बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगता है कि जितना मैंने संघ को जाना हो, तो संघ के जो प्रणाली है वही मुझे यहाँ दिखा है। संघ आगे की सोचती है, संघ आगे की सोचती है, और यहाँ पे जो मुझे दिखाई देता है कि अगले 50 साल के नेतृत्व कैसा किया जाए। जी बिल्कुल। विश्वनाथ मिश्रा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सर इसे? आवाज आ रही है? आ रही सर जी। देखिए सुनील जी, जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था ये, एक पार्टी में एक नया बदलाव है। एक करीब 1 दशक से ज्यादा समय हो गया बड़ा बदलाव हुए, जो जिसे कहते हैं रिजिक कहते हैं, बड़ा बदलाव होना चाहिए था जी। वो बहुत बड़ा बदलाव है। इसके सामने मैं तो समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो दिमागी नक्सल से लड़ने का बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरी नई टीम के पास जी। एक यंग ब्रिगेड को लॉन्च किया है बीजेपी ने। इनका सबसे बड़ा चैलेंज इस समय जो होगा, मैं चैलेंज के रूप में उसको मानता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल कॉइन किया है, जो शब्द, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। देश को डिस्टेबिलाइज करने का एक बड़ा प्रयास करके उसके साथ खेलने का एक प्रयास किया गया। सरकार को एनी हाउ ये प्रकार सरकार को किस तरीके से पदच्युत किया जाए, इस बात का प्रयास किया गया। नेपाल इशू ला करके और नेपाल के राह पर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो नई राष्ट्रीय टीम है उसके सामने बड़ा चैलेंज है। बीजेपी ने उसको बहुत क्लैरिटी के साथ अपना निस्तारण किया है। बीजेपी ने नई जनरेशन में को चार्ज दिया है। इसको अच्छा स्मूथ जनरेशनल शिफ्ट आप कह सकते हैं। राजनीति जिस पार्टी की राजनीति परिवार की राजनीति नहीं होती है, जो सभी वर्गों की के लोगों को लेकर के एक नई एक ऊर्जावान टीम गठित करके और देश हित सर्वोपरि का मूल मंत्र लेकर चलती हो, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। स्पेशली 2027 का चुनाव है, उसके बाद 2029 का चुनाव है। ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो परफॉर्म किया है उसको जनता तक ले जाना, जन तक ले जाना। वो जो खेल हो रहा था
जो एक दिमागी नक्सल जो डिस्टेबलाइज करने के लिए चीजों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, उनके प्रयासों को रोक करके और इन सारे इश्यूज को, सरकार के पॉजिटिव स्टेप्स को, सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको जन जन तक पहुंचाना, ये इनका काम होगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण चीज है, उत्तर प्रदेश का चुनाव के नजरिए से भी 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, सुनील, स्मृति ईरानी है, तो दूसरा पार्टी ने महिलाओं को भी आरक्षण जो देने का विषय उठाया था, कोशिश की है कि महिलाओं को भी पर भी सफिशिएंट वो जोर दिया जाए, उनको भी सहभागिता दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम का जो इशू है, उसके लिए बीजेपी ने एक जो यंग टीम है, आप उसको यंग ब्रिगेड कह सकते हैं, एक जो सीनियर, कई बार क्या होता है सुनील जी कि बहुत सीनियर लीडर्स को रख देने पर एक नए अध्यक्ष के नीचे वो थोड़ा सा असहज होती है। तो एक जब जनरेशनल बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है तो काम में स्मूथनेस आती है जी। बीजेपी ने वो करने का प्रयास किया है। देखिए, टॉप मोस्ट लीडरशिप जो टॉप, राम माधव हो, वसुंधरा राजे हो, स्मृति ईरानी हो, वैजयंत पंडा हो, आप नाम लीजिए उनका, सुनील बंसल हो, सुनील बंसल जहां जाते हैं मतलब तो मास्टरमाइंड, पूरे संगठन के मास्टरमाइंड है, वो कभी राज्यसभा नहीं गए। आप देखिए उनको राज्यसभा का ऑफर, मंत्री का ऑफर उन्होंने हमें रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो, वो केवल और केवल संगठन का काम देखते हैं। यूपी में बीजेपी को रिवाइव करने की जिम्मेदारी उनकी थी, और लेटेस्ट जो पश्चिम बंगाल था, जो असंभव माना जाता था, पूरी तरह संभव, उसको उन्होंने अचीव किया है। तो निश्चित रूप से जो टीम बनी है, बहुत बड़ी टीम बनी है। मैं इसको विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज मानता हूं। देखिए, अभी रिसेंटली मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस ने एक नया चेंज करने की कोशिश की और चेंज करते ही, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। 3 इस तरीके के खेल कर दिए कि उनकी जो गुंजाइश थोड़ी होती भी विपक्ष की, भाई रोल तो है ही, लोकतंत्र है, विपक्ष का रोल है, लेकिन विपक्ष खुद ही सेल्फ गोल करके और खुद ही आउट हो जाता है कि नहीं साहब मेरी जरूरत नहीं है पूरे सेक्शन में। मुझे लगता है बीजेपी की ये टीम बड़ा काम करेगी और ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज तैयार, बिल्कुल ये मुश्किल और बढ़ गई है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कांग्रेस को उनका साथ लेने से, और कांग्रेस का ये अनाउंस करना कि हमें 200 और 300 सीटें चाहिए। अब देखिए, अब एक लाइन कह सकते हैं, वन लाइनर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, स्पेशली उत्तर प्रदेश के चुनाव की। बीजेपी ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, अपनी अच्छी टीम लॉन्च कर दी है। अब देखिए किस तरीके से भी दोनों गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे समाज में उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखिए, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हो या बीजेपी की गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हो, नेशनल लेवल पर हो तो बीजेपी गवर्नमेंट ट्रैक रिकॉर्ड हो और कांग्रेस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो ये सभी चीजें देखिए अब ये टीम जो है ना, ये उस तरीके से जेंजी के नजरिए से इन चीजों को पेश करेगी। और एक जो प्रयोग विपक्ष ने शुरू किया था, वो उसको अब कंक्लूसिव एंड तक ले जाएगी बीजेपी। बीजेपी ने उस टीम को चार्ज दिया है। अब अमित मालवीय पर बड़ा आरोप लगता था, अमित मालवीय को हटा करके अब आईटी सेल का भी चार्ज दूसरे को दे दिया है। जाइए आप लीजिए, आप आरोप मत लगाइए। आप देखिए, जिस पार्टी की राजनीति परिवारवादी न होकर के, व्यक्तिवादी न होकर के, केवल और केवल राष्ट्रवादी हो, वहां पर समस्या नहीं होती। बिल्कुल, हर व्यक्ति जो करता है, कार्य करता है, प्रधानमंत्री स्वयं को सेवक मानता है, जहां कोई भी छोटे से छोटे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो वहां समस्या नहीं आती है। समस्या वहां आती है जहां लोग प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो हमारे परिवार की संपदा है और मुख्यमंत्री, पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा और आई एम बॉर्न टू। जो ये माइंडसेट है, इसको तोड़ने का काम है इस टीम का। और मुझे लगता है वो यह टीम मोदी सरकार को मोदी जी लगातार इस चीज को डिसमेंटल करते ही रहे हैं, और ये टीम उस काम को और बड़ा और सॉलिड ग्राउंड देने जा रही है। सुनील जी, आदित्य जी, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो शायद इस उम्मीद में थे कि राज्य में कहीं अच्छी भूमिका मिले, केंद्र में कहीं अच्छी भूमिका मिले, लेकिन उनको कहा गया इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होता है, हारो न निराश करो मन को। अब ऐसा वक्त आया कि सबके चेहरे खिल गए, गदगद हो गए। बड़ी जिम्मेदारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में अब सीमित नहीं रहेंगी, वो देश भर में जाएंगी, बूथ को मजबूत करेंगी। पार्टी ने बड़ा दाव लगा दिया उन पर। स्मृति ईरानी वो एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में आएंगी।
राम माधव दबे, लोग कह रहे थे कि राम माधव दबे को किनारे कर दिया है, बताइए, वो फिर आ गए उसी लेवल पर। तीरथ सिंह रावत, कौन मान रहा था कि वो मुख्यमंत्री रहे कुछ समय और फिर उनको हटा दिया, वो साइड लाइन कर दिया तीरथ सिंह रावत के, वो कैरियर खा गए। अरे भैया, उनको तो और चमका दिया, लो क्या करोगे अब? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बीजेपी में ये होता रहा है। मैं महाराष्ट्र के आपको उदाहरण दे सकता हूं कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाकर वापस मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया ना। तो बीजेपी में अगर आपने काम किया तो कहीं ना कहीं वो झलक आपको दिखाई देगा और उसके हिसाब से आपको दायित्व दिया जाएगा। तो एक दूसरा, बीजेपी ने अभी जो इन्होंने प्रयास किया है, इसमें जंतर मंतर का भी एक प्रभाव है। जंतर मंतर से ये निश्चित हो गया था कि बाइट वर्सेस बैलेट, बाइट यानी कि BYTE, बाइट वर्सेस बैलेट। तो अभी उनको ये शायद उनके अंदर ये सोच और बढ़ गया है कि चाहे हम कितने ही अच्छा क्यों ना काम करें, प्रशासन क्यों ना करे, सुशासन क्यों ना दे, जब तक लोगों के कानों में जाके नहीं पहुंचती है तब तक लोग शायद हड़बड़े जाएंगे। तो अभी ये जो जनरेशनल चेंज आ गया है, इसके कारण अब शायद और लोगों के पास करीब पहुंच पाएंगे। जो अमित भाई का जो पन्ना प्रमुख होता था वो और सशक्त किया जाएगा। और जब मैं कहता हूं कि जंतर मंतर ने बीजेपी को सशक्त किया है, ये दर्शाता है कि बीजेपी और सशक्त होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चेंजेस की है। और अब जेन ज़ी ये नहीं कह सकता कि हम बूढ़ों की नहीं मानेंगे, बुजुर्गों की नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके जो भविष्य के नेता है वो भी आज कहीं ना कहीं जेन ज़ी से। और भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो ये पहले ही भांप लेती है पार्टी। बड़े स्तर पर ये माना जाता है कि नेतृत्व में जो फैसला लेते हैं वो कुछ ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि हमें नितिन नवीन जैसा एक युवा चेहरा चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, और भारत की सबसे पुरानी पार्टी, उनके अध्यक्ष देखिए, राष्ट्रगान के लिए उन्हें कुर्सी मंगानी पड़ रही थी। जी जी जी, बिल्कुल। ये फर्क है ना, ये और मैं कहता हूं सुनील जी, ये डीएनए कहां से आता है? ये संघ की डीएनए है, चाहे कोई माने या ना माने, संघ में ऐसा ही होता है। संघ में ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें आगे नहीं आना है, हमें पीछे से काम करना है, हम बैकग्राउंड पार्श्वभूमि में हम काम करेंगे। तो बीजेपी में तो वही कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, और किसी का पार्टी नहीं होता, सबका पार्टी होता है। और जब मैं कहता हूं, लोग कहेंगे कि आप तो प्रशंसक हो, आप उनके तारीफें कर रहे हो ना, मैं जब मूलभूत स्ट्रक्चर को देखता हूं तो मुझे ये एक प्रोफेशनली रन लार्ज कॉन्ग्लोमरेट मेरे सामने दिखता है, जहां शीर्ष नेतृत्व है पर नीचे कितने कार्यकर्ता है, और सबको आदर देना, सम्मान देना, सबका सुझाव लेना कोई आसान सी बात नहीं है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो है 1 करोड़ के ऊपर उनके पास सदस्य है। ये ताज्जुब की बात नहीं है, अगर आप इतना फंडामेंटली काम करोगे तो होगा। और देखिए, बीच बीच में चैलेंजेस भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी का ग्राफ है एकदम आगे चलता जा रहा है, मगर बीच बीच में चैलेंजेस आते रहते हैं। और क्योंकि संघ की शिक्षा है उसमें, वो चैलेंजेस को वो सुन लेते हैं। देश के सामने एक बड़ा उदाहरण ये है कि ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं, ये किसी एक घर से, एक दरवाजे से, एक खिड़की से चलने वाली पार्टी नहीं। यहां कोई भी कहीं भी पीछे लगने वाला कार्यकर्ता भी अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी दिखा देती है, और लोग इस बात को मानते हैं। दबी जुबान में कुछ भी कहते रहे हों विपक्षी, लेकिन इस बात को मानते हैं कि ये पार्टी किसी परिवार से संचालित नहीं होती है। ना, आपको एक दो लोग मिलेंगे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, मगर मेजॉरिटी में, बहुमूल्य में तो ये कोई जुड़ा नहीं होता। और मैं आपको दूसरा भी एक उदाहरण देता हूं। मैं जितना इतिहास के पन्नों को परख के देखता हूं ना, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सोचता हूं। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक जमाने में इतना ही कैडर ओरिएंटेड और कार्यकर्ता ओरिएंटेड था। खैर, उसके जो फिलॉसफी को हम मानते नहीं है,
मगर बीजेपी ऐसा ही एक पार्टी है जो कैडर बेस्ड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रक्चरल है। इसीलिए यहाँ पे कहना कि दो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, अब ये जो नेतृत्व में बदल हुआ है, ये इसने सब चीज को प्रूव कर दिया है कि यहाँ दो लोग नहीं डिसीजन ले रहे, यहाँ पे पूरा एक टीम है, एक स्ट्रक्चर है जो डिसीजन दे रही है। और मैं तो मानता हूं कि यूपी के 27 के चुनाव के लिए इसने बीजेपी को एक सशक्त संस्था के रूप में शक्ति दी है। और अखिलेश यादव जी चिंतित होंगे अभी, क्योंकि उन्होंने पीढ़ी के नाम पे ब्राह्मणों से जोड़ने की कोशिश की, ठाकुरों से जोड़ने की कोशिश की। अब मुझे लगता है उनको दुगना एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि मैं सोच रहा हूं कि कंपटीशन होना चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर ये जो आज हुआ है, मैं तो निस्संदेह हूं कि ये बीजेपी के लिए बहुत हानिकारक, लाभदायक होगा। जी विश्वनाथ मिश्रा जी, और जैसा आपने जिक्र भी किया कि संघ के विचार से जो लोग हैं, जो ओतप्रोत हैं, जो प्रभावित हैं, जिन्होंने संघ के लिए चीज़ें खपा दी, वो कभी पार्टी में आकर पद की लालसा न रखते हों, वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने में लगे रहे हों। सुनील बंसल को बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ विश्वनाथ मिश्रा जी, इस पूरी लिस्ट में आपको क्या कुछ राजनीतिक समीकरण नजर आते हैं? क्षेत्रीय, महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला, युवाओं से जुड़ा हुआ, जातिगत, सारे समीकरण, सारे एलिमेंट इसमें हैं, पंचतत्व इसमें हैं। देखिए सुनील जी, आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसी आज जिस जो परिस्थितियां हैं चुनावी दृष्टि से देख लीजिए, तो किसी भी पार्टी को जीतने के लिए क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई आपके पास युवा का, पहले महिला का, उसके बाद युवा का प्रॉपर समर्थन होना चाहिए। अगर है तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। आप देखिए, अगर उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है क्या, तो क्या राष्ट्रीय टीम में युवा का रिप्रेजेंटेशन है? राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, जो नेशनल प्रेसिडेंट का पद पर उस व्यक्ति को बिठा दिया गया जिसकी आयु पार्टी की आयु के ही बराबर है। जो एक राज्य का विधायक था, एक छोटे राज्य, बड़ा राज्य नहीं है बिहार, वहां का विधायक था, वहां का एक छोटा सा मंत्री था, उसको उठा करके पार्टी वहां बिठाया है। क्यों? पार्टी को केवल और केवल कार्यकर्ता चाहिए, नेता इंपोर्ट नहीं करते, उसको वो कार्यकर्ता चाहिए जो राष्ट्रहित सर्वोपरि में विश्वास रखता हो, जो विश्वास रखता हो राष्ट्र सबसे ऊपर है। तो परिवार की बात नहीं करता है, परिवार और सेल्फ तो बाद में आता है, पार्टी उसके बाद आती है, राष्ट्र के बाद पार्टी, पार्टी के बाद फिर व्यक्ति आता है। तो जिस व्यक्ति की वो अवधारणा हो उसको पार्टी टेकअप करती है। अब महिलाओं को, आप महिलाओं का देख लीजिए समीकरण, बीजेपी कोशिश 33% महिलाओं की भागीदारी देने का प्रयास था। बीजेपी ने, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या और पुरंदेश्वरी हो, उन लोगों को जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उस फलक पर जिम्मेदारी दे करके वो एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ कोई भी नेता नेत्री हो, वो उसका उपयोग है। देखिए बिहार की, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके ऊपर कितनी कमेंट्री हो रही थी, भाई वो तो बिल्कुल नाराज होकर के है, घर बैठ गई है। लेकिन पार्टी को पता है कब किसकी कहां सदुपयोग करना है। तो उस राष्ट्रीय टीम में उस महिला ब्रिगेड को तैयार किया गया है जो विपक्ष के सभी आरोपों का, अब चाहे वसुंधरा राजे हो, स्मृति ईरानी हो, पुरंदेश्वरी हो, आपको ये इतनी बड़ी बड़ी लीडर्स हैं, विपक्ष के जितने भी वो प्रयास हो उनको डिफाई करने के लिए ये बहुत है। अब आप यंग ब्रिगेड पर आ जाइए, यंग ब्रिगेड चाहे वो अच्छे प्लानर्स हों, आप सुनील बंसल को ले लीजिए, जहां आप उनको लगा दीजिए वो राज्य वो जीत कर देते रहे हैं। तो राष्ट्रीय टीम में वो आज फिर है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सिर्फ उनको मिलने जा रही है। आप पूरा सेक्शन उठाकर देख लीजिए तो आपको ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, और बहुत स्मूथ जनरेशनल शिफ्ट मैं इसको कहता हूं, इसको यंग ब्रिगेड को चार्ज धीरे से हैंडओवर कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, अनुभव को उपाध्यक्षों के रूप में स्थापित किया गया है। जो अनुभवी लीडर्स हैं, उस महासचिव के पदों पर जो है उन लीडर्स को रखा गया है जिन्होंने, जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है।
आप ढूंढ लीजिए, प्रवीण सुनील बंसल हो, हरीश द्विवेदी हो और स्मृति ईरानी हो, आप उनको देख लीजिए। जो बिल्कुल। लगातार अपने पद पर हालांकि काम जिन करते राज्यों में चुनाव होना है वहां पर राज्य की इकाई पार्टी के लिए वो किस तरह का काम कर रही है बूथ लेवल पर, ये राष्ट्रीय फलक की टीम है। ये हर राज्य में अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका अदा करेगी ये टीम, जो नितिन नवीन की टीम है। और जो आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में समन्वय बिठाकर कैसे पार्टी को आगे ले जाना है, कैसे सरकार को स्थापित करना है, फिर से कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, कैसे महिलाओं से संवाद होना है, कैसे वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये तमाम बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार ये जो नई टीम है नितिन नवीन की, ये नितिन नवीन के भाग्योदय को कितना और आगे सफल बनाएगी। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अनुभवी चेहरे भी हैं, इसके साथ साथ ऊर्जावान भी हैं और विपक्ष की रणनीति पर भी नजर रहेगी, क्योंकि विपक्ष की रणनीति पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस नई टीम के बाद क्या विपक्ष अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए है और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस के लिए है। एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम का ऐलान करके खड़ी कर दी है। सर बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। विश्वनाथ सर आप जुड़े, आदित्य सर आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार। समझेंगे